जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, सो आज हम क्लास 12 के फिजिक्स जो कि चैप्टर 1 है हमारा चल रहा है अभी, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जिसमें आज हमको पढ़ना है एक्चुअल में गॉस लॉ या गॉस थ्योरम जिन्हें हम कहेंगे। सो थोड़ा टर्म बचा हुआ था फ्लक्स का, उसको हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जहाँ पर हमने ये कहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बातें की थी फ्लक्स का। सो एक केस था हमारे पास जिसको हमें डिस्कस करना अभी रह गया था। स्टार्ट करते हैं उस केस से, और केस क्या है ध्यान से सुनिएगा। इन केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म वी कंसीडर अ क्लोज सरफेस, यानी कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हम एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं, लाइंग इनसाइड द फील्ड, उस फील्ड के अंदर जो भी फील्ड हमारी बन रही होगी, है ना। सपोज करिए यहाँ पर ढेर सारी ऐसे फील्ड्स आउटसाइड बन रही हैं और नॉन यूनिफॉर्म है वो। सो वहाँ पर हमें एक क्लोज सरफेस यहाँ पर कंसीडर करना होगा, और जहाँ जैसे मैंने यहाँ पर एक सरफेस बना रखा है। सो टोटल फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर छोटे छोटे सेगमेंट्स हम सरफेसेस लेंगे, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी हो रही है। छोटी सी इस एरिया में जो टोटल फील्ड बन रही है, इस एरिया में छोटी सी फील्ड जो बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ भी फील्ड। सो इसके थ्रू हम निकालेंगे कि ओवरऑल जो भी हमारा सरफेस है उस पर टोटल फ्लक्स कितना हो रहा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ E1 वेक्टर E1 इंटू वेक्टर ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E2 इंटू ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E3 इंटू ds लाइक अप टू n टर्म्स। ओके, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ EDS, और EDS हमको पता है EDS कॉस थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर्स हैं जो कि स्केलर प्रोडक्ट है ना, दो वेक्टर्स का। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो हमारा आएगा, इट इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ EDS कॉस थीटा, राइट। एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स इज, अब हमारे पास क्या होता है फ्लक्स। सो फ्लक्स होता है फोर्स अपॉन चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। सो MLT माइनस 2 फॉर द फोर्स, L स्क्वायर फॉर द एरिया एंड AT इज फॉर द चार्ज। इसको हमने कंबाइन किया तो हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना वो ML क्यूब T माइनस 3 T टू द पावर माइनस 3 एंड A टू द पावर माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स। ओके, एक टर्म और आता है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। कभी भी हमारे पास सॉलिड है तो सॉलिड एंगल क्या कहते हैं, द इंटीग्रल एंगल एट एनी पॉइंट ड्यू टू द एनी सरफेस। ये टोटल सरफेस हुआ, यहाँ से हमने क्या लिया, एंगल लिया। इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर सॉलिड एंगल है। द इंटीग्रल एंगल एट एनी पॉइंट ड्यू टू द एनी सरफेस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, DW से इसको हम डिनोट, और DW से डिनोट करते हैं हम अपने सॉलिड एंगल को। एक्चुअली क्या होता है वो केवल इतना सा पार्ट है, आप यहाँ पे देखिए, DW इज इक्वल टू टोटल सरफेस अपॉन R स्क्वायर। सो टोटल सरफेस होगा कितना फॉर द स्क्वायर, दैट इज 4 पाई R स्क्वायर। एंड अब इस DS की वैल्यू को अगर इस फॉर्मूले में रखा जाए तो क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एंड R स्क्वायर कैंसिल होंगे, वैल्यू बचेगी 4 पाई। सो DW इज इक्वल टू व्हाट, 4 पाई। जो हमारा सॉलिड एंगल होता है फॉर द स्फेरिकल सरफेसेस जो हमने यहाँ पर लेट करके रखे हैं उसके लिए 4 पाई। ओके, सो गॉस लॉ नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, जरा सा हम इसकी बात कर लें पहले, है ना। तो वो कहता है इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन टाइम्स the total charge enclosed by that surface। it means किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर हमें फ्लक्स निकालना है, सो हम जान रहे हैं इस तरह से क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स हम निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है। इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। गॉस ने क्या कहा था, सो गॉस ने ये कहा था कि वो टोटल फ्लक्स हमारा इक्वल होता है टोटल चार्ज इनक्लोज द सरफेसेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है, और ये हमारा स्टेटमेंट था। यानी इन्होंने रिलेशनशिप किसके किसके बीच दिया था,
So Gauss law gives the relationship between electric flux passing through a area and the amount of charge enclosed in that surface. Okay, so देखते हैं कि गॉस थ्योरम क्या है हमारा। सो गॉस थ्योरम प्रूव कैसे करेंगे, यानी कि जो अभी हमने कहा था कि टोटल फ्लक्स क्या होता है हमारा, Q by एप्सिलॉन नॉट। सो कंसीडर करते हैं एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज दैट इज प्लस Q प्लेस्ड एट सम पॉइंट O। तो O पॉइंट पे हमने प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। लेट सरफेस एस बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस R। एक सरफेस बनाया, एक स्फेरिकल सरफेस बनाया यहाँ पर जिसका रेडियस R है। अराउंड दिस चार्ज, दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, यानी जो अभी हमने लेट किया हुआ ये सरफेस कैसा है, गॉसियन सरफेस है। तो अब इस चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगी वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे निकलेंगी, करेक्ट। तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स बन रहा है वो क्या है उसकी बात करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर is given by what? E vector E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square and unit vector R. What is unit vector R? The direction of this radius. जितना बढ़ाएंगे उतना ही आगे तक जाएगा, उतना ही बड़ा सरफेस बनेगा, करेक्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया हमारा एक वैल्यू, यानी एट आर पॉइंट, इस पॉइंट चार्ज से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। अब जो मुझे देखना है वो क्या है, वो ये है कि टोटल फ्लक्स कितना हो रहा है। सो इस यहाँ पर कंसीडर करते हैं एक स्मॉल सरफेस एरिया दैट इज ds हम मान लेते हैं। सो कंसीडर अ स्मॉल एरिया ds विद एरिया वेक्टर ds वेक्टर, राइट, नॉर्मल टू द सरफेस। हम जानते हैं अगर हमारा ये सरफेस है, जैसे हमारा प्लेन ऑफ पेपर ये है, और यहाँ पर हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस, ओके, आउटसाइड। सो वहाँ पर ds क्या है, एक हमारा एरिया वेक्टर है जो कि नॉर्मल है सरफेस के, जो भी एरिया हमने एरिया एलिमेंट लिया हुआ है। नाउ आगे, सो द फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट इज गिवन बाय, फ्लक्स कैसा होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ की, नेक्स्ट दैट सरफेस एरिया, यानी वेक्टर E इंटू वेक्टर ds, वो स्मॉल सा फ्लक्स जो उस एरिया में हम निकाल रहे हैं, जो एरिया एलिमेंट अभी मैंने चूज किया था। सो E की वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square इंटू यूनिट वेक्टर R एंड इंटू ds, करेक्ट। सो ds क्या होगा, ds होगा हमारा ds सरफेस इंटू दैट एरिया, यूनिट वेक्टर n, जो उसकी डायरेक्शन देगा ये एरिया वेक्टर का, ठीक है। सो इनको कंबाइन करते हैं, 1 by 4 pi epsilon naught Q ds अपॉन R स्क्वायर इज हियर वेक्टर R वेक्टर n। हमको पता है यूनिट वेक्टर जो हमारे पास होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, एंड द डायरेक्शन अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में एंगल कैसा है, दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री का। आप यहाँ पर देखें तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर आर इज दिस, एंड यूनिट वेक्टर यानी सरफेस वेक्टर जो हमारा है, सरफेस का यूनिट वेक्टर हमारा एरिया वेक्टर है, उसका जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच 0 एंगल हो गया, ठीक है। सो इसी को हमने लिया कि यूनिट वेक्टर आर और यूनिट वेक्टर एन के बीच जो एंगल है दैट इज 0। सो द मल्टीप्लीकेशन यूनिट वेक्टर आर एंड यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। सो इसका वैल्यू 1, यहाँ पर इसको हम रिप्लेस करते हैं बाय 1, व्हाट विल वी गेट, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q ds अपॉन R स्क्वायर। ये नहीं रह गया, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब ये तो हो गया कि उस छोटे से सरफेस जो मैंने लेट किया था सरफेस एलिमेंट के लिए, वहाँ का फ्लक्स कितना है। नाउ द टोटल फ्लक्स, ओवरऑल फ्लक्स ओवर द एंटायर क्लोज सरफेस कितना होगा, तो दैट इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दैट डी फाई, phi is equal to surface integration of d phi. This implies phi is equal to surface integration of 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square into ds. ये कांस्टेंट है, चार्ज जो वहां पर रखा है वो पहले से फिक्स है, इतना चार्ज रखा हुआ है वो कांस्टेंट है, एंड द रेडियस इज कांस्टेंट फॉर द सरफेस एट ऑल पॉइंट, ठीक है ना। सो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे और क्या हो जाएगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, देखिए। सो द इंटीग्रेशन ds का ही होगा। सो phi इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। 1 by 4 pi epsilon naught
क्यू बाई आर स्क्वायर, और सोचिए कि वो जो हमारा स्क्वायर था उसका टोटल सरफेस कितना होगा, एक स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो अगर सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी। सो 4 इन 4 कैंसिल, पाई एंड पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर इज कैंसिल, रेस्ट अमाउंट क्या बचा हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यही हम कह रहे थे कि जो भी हमारा कोई क्लोज सरफेस में अगर चार्ज है तो उस क्लोज सरफेस पर टोटल फ्लक्स कितना होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मींस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द ओवरऑल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेसेस, राइट। ये हमारा है गॉस लॉ और ये था इसका प्रूफ। वीडियो पॉज करके आप इसके स्टेप्स देख सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं यहाँ पर जिनके बारे में मैंने बात करते हैं यहाँ पर। आइए उन स्पेशल केसेस को देखते हैं। दैट स्पेशल केस इज लाइक फर्स्ट, इफ द क्लोज सरफेस डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज। सपोज करिए कि अंदर में कोई चार्ज नहीं है। सो हमने एक गॉसियन सरफेस इस तरह से लिया जिसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी कैसी होगी, भाई क्यू यहाँ पर 0 है, फॉर्मूला यही है। सो क्यू की वैल्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट मीन्स फ्लक्स इज 0, राइट। फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0, यानी कि अगर वो सरफेस जो हम लेट कर रहे हैं, जो गॉसियन सरफेस है हमारा, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर हो कोई मतलब नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है, तो उस सरफेस को पेनिट्रेट करने वाले फ्लक्स कोई नहीं है, यानी टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। और साथ साथ क्या कह रहे हैं, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि सपोज करिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर दो चार्जेस रखे हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, है ना, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं लाइक दिस। सो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, इनसाइड दैट सरफेस इज टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू प्लस टाइम ऑफ माइनस क्यू। सो वैल्यू वी गेट इज 0। और फिर से टोटल चार्ज 0 हो गया तो हमारा इनसाइड फ्लक्स यानी इनसाइड चार्ज तो है पर दोनों इक्वल एंड अपोजिट है ना। सो वहाँ पर टोटल चार्ज तो 0 हो गया, इसका मतलब फ्लक्स फिर से नहीं बनना है। क्या बात हुई, फ्लक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो पेनिट्रेट कर रही हैं सरफेस को। सो यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू रखने से क्या होगा, देखिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यहीं से निकलकर इसी पे रह जाएंगी, वो हमारे सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करेंगी, करेक्ट। सो ये कंडीशन हो जाती है और इसके कारण हमारा सरफेस पर कोई भी फ्लक्स शो नहीं होता। क्लियर। साथ ही साथ हम कहें द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि अगर कोई सरफेस हमने लिया और उससे आउटवर्ड फ्लक्स जो बन रहा है, यानी फील्ड्स जो आउटवर्ड जा रही हैं उससे हमारा जो टोटल फ्लक्स आ रहा है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो इनसाइड इनवर्ड आता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है। सो अगर आउटवर्ड है तो हम फ्लक्स की वैल्यू को एज इट इज़ ये लिख सकते हैं, और इनवर्ड की कंडीशन में माइनस क्यू बाई दिस। सपोज करिए यहाँ पर कैसे होगा माइनस वाला, यहाँ पर हमारे पास सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज रखा है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डायरेक्शन कैसा लेगी, इनवर्ड। सो यहाँ पर फ्लक्स हमारा नेगेटिव आएगा। क्लियर। ये है हमारी कंडीशंस एंड स्पेशल केसेस। और भी एक केस होता है यहाँ पर, इफ क्लोज सरफेस हैज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस रखे हों, ठीक है, लाइक Q1 Q2 Q3, उस सरफेस के अंदर मल्टीपल चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 बहुत सारे रखे हुए हैं। सो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हमको सिंपल फॉर्मूला पता है कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, सबका इंटीग्रल मल्टीपल, या कह सकते हैं सबका एडिशन, है ना, भाई सेम तो है नहीं, अलग अलग हैं, अमाउंट सबका अलग अलग हो सकता है Q1 Q2 Q3 का। सो यहाँ पर हो जाएगा समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा। समेशन फ्रॉम 1 to n QI अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो सभी चार्जेस को मिलाकर जो चार्ज बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है ना,
भाई कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ निगेटिव होंगे, तो रिजल्टेंट मेरा टोटल चार्ज आएगा, उसके बेस पर हम बात करेंगे कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इस फॉर्मूले से वहाँ पर इंडिकेट करेंगे। कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर टोटल चार्ज निकाल लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज net electric flux through a closed surface is directly proportional to the net amount of the charge enclosed within the surface but is independent of the size of the closed surface। यानी कि जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स है वो इस बात पे डिपेंड करता है। आप खुद ही देखिए, जब फॉर्मूला हमारे पास Q बाई एप्सिलॉन नॉट है तो क्या यहाँ पर कोई भी सरफेस यानी एरिया की बात की गई है? सो नहीं। तो टोटल फ्लक्स डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इट नॉट डिपेंड ऑन द एरिया या साइज ऑफ द दैट इनक्लोज सरफेस। ठीक है, चार्ज यहाँ पर है, हमने इतना बड़ा एरिया सरफेस एरिया लिया या इतना बड़ा सरफेस लिया या इतना बड़ा सरफेस लिया, कितनी भी दूर पर कितना बड़ा सरफेस लें। सो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि सरफेस कैसा है और उसकी एरिया कैसी है, डिपेंड इस बात पे करता है कि चार्ज कितना है। सो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। करेक्ट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज चार्ज आउटसाइड अ क्लोज्ड सरफेस हैविंग नो चार्ज इनसाइड डज नॉट अफेक्ट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस। सपोज करिए कोई भी हमारा पास सरफेस है और हमने कहा रैंडम सरफेस, कोई चार्ज बाहर रखा हुआ है। अब ठीक है, इससे निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज है तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी। सो जितने इंटर करेंगे उतने एग्जिट भी करेंगे। सो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो। ठीक है, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि जितने फ्लक्स इन हो रहे हैं उतने फ्लक्स निकल रहे हैं, तो टोटल पॉजिटिव फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव फ्लक्स, है ना। दोनों बराबर हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। नाउ इस पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे अपनी टेक्स्ट बुक में। ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस एंड ऑल्सो ट्राई टू derive the relation or the equation by your own। ट्राई करिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।